हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बहुत सारे डिटेल में बताया, डिटेल नॉलेज दिया था। दोस्तों, जो मेरा अगला टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन concentration of reactant। दोस्तों, इसमें हमने बोला था कि इसमें हमें जो पहला पॉइंट इसमें पढ़ना था, आप पिछले वीडियो में देखिएगा। पहला पॉइंट दोस्तों था लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन दोस्तों, इस लॉ को लॉ गिवन बाय या आप कह सकते हैं इंट्रोड्यूस्ड बाय गोल्डबर्ग एंड वागे। इस लॉ को दिए थे गोल्डबर्ग एंड वागे। दोस्तों, इसके डेफिनेशन को मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गिवन बाय गोल्डबर्ग एंड वागे, रेट ऑफ रिएक्शन according to this law given by Goldberg and Waage, at constant temperature, rate of reaction is directly proportional to active mass of reacting species, with each active mass term is raised to power which is equal to stoichiometric coefficient of reactant in the given reaction। दोस्तों, ये लाइन बहुत टफ हो गई, फिर से मैं आपको यहां समझा रहा हूं एक एग्जांपल से। जैसा कि दोस्तों एक एग्जांपल है 2A plus B gives out C। According to this law, rate of reaction directly proportional to active mass of reactant। इतनी बात क्लियर हो गई। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। इस डिब्बे को एक्टिव मास रिप्रेजेंट किया, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। उसी में आगे विथ ईच एक्टिव मास टर्म इज रेज्ड टू द पावर इक्वल टू स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टिंग स्पीशीज। अब देखो, यहां ये जो 2 है ए का और बी के आगे 1 है, यह इनका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है दोस्तों। तो जो यह रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वह इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। जो इनका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वह इनके पावर में आ जाएगा। तो मेरा डिफिनेशन समझ लीजिए। अब मैं पुनः डिफिनेशन को समझा रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ गिवन रिएक्टेंट, आगे विथ ईच ऑफ एक्टिव मास टर्म रेज्ड या डिफाइंड होता है या डिटरमाइंड होता है किसके द्वारा? पावर विच इज इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इस पावर के द्वारा डिटरमाइंड होता है जो इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल है। देखो, इसका 2 और इसका 1, विच इज इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ गिवन रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो दोस्तों, यह रेट ऑफ रिएक्शन था। एक और रेट ऑफ रिएक्शन मैं आपको बता दूं।
जैसे कि एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, 2NO2 गिव्स आउट 2NO प्लस O2। तो दोस्तों आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, NO2 डिब्बा हो गया इनका एक्टिव मास, ये हो गया रिएक्टेंट NO2, और जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनके आगे है कितना है, 2 है, वह इनके पावर में चला जाएगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन ले लो आप, 2A प्लस B प्लस C गिव्स आउट प्रोडक्ट, कुछ भी बना हुआ है, प्रोडक्ट की जगह हम एक्स कर दें, यस। तो दोस्तों इनका रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्टकट लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास गिवन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, ए है, बी है, सी है, और जो इनका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वह इनके पावर में चला जाएगा, इनका 2, इनका 1, इनका 1। ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो दोस्तों आप ऐसा कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट माने इनटू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ गिवन रिएक्टेंट विथ इट्स पावर विच इज इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के एक्टिव मास के इनटू के बराबर होता है, और इनके ऊपर जो पावर होता है वह स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर होता है। तो दोस्तों ये था लॉ ऑफ मास एक्शन। सेकेंड पॉइंट जो इसके बारे में बताना था मुझे, हाँ दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं आपको कि ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन से जो भी यह रेट एक्सप्रेशन आ रहा है, यह रेट एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो लैब में हुआ होगा, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के इक्वल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे आर मे नॉट बी। जैसा कि हमने यह इक्वेशन बनाया था, सपोज करिए 2A प्लस B गिव्स आउट C, तो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A के पावर 2 B के पावर 1। तो जो इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे, जो भी इसका इक्वेशन बनेगा उसकी वैल्यू मे और मे नॉट बी एग्री या इक्वल एग्री विथ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इनसे एग्री कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट जो था वो है रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, इनकी बात करते हैं दोस्तों, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। तो पहले दोस्तों रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो उसके एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेशन को डिटरमाइन करे, उसको रेट लॉ कहते हैं। अब देखिए जैसा कि ऊपर ही है, ऊपर वाले के बजाय मैं किसी और एग्जांपल को ले लूं। एग्जांपल है जैसे SO2Cl2 गिव्स आउट SO2 प्लस Cl2, तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्टिव मास, रिएक्टेंट है आपका SO2Cl2, इनके आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में 1 है तो वो 1 हो गया। यह इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है। तो फिर से मैं बता दूं रेट लॉ क्या होता है। रेट लॉ इज डिटरमाइंड एज मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ एनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन which represent experimentally observation, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को जो रिप्रेजेंट करे। तो दोस्तों यह रेट लॉ था। रेट लॉ के बाद इसी रेट लॉ को आगे, रेट ऑफ रिएक्शन को आगे बढ़ाएं। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के कांस्टेंट SO2Cl2। तो दोस्तों जो यह के है ना, यह जो के है इसी को आप बोलते हैं रेट कांस्टेंट
इसको आप वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट कह सकते हैं, या इसको आप दोस्तों स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कह सकते हैं। तीनों में से कुछ भी कहे, हम लोग इसको रेट कांस्टेंट ही कहें। तो दोस्तों रेट कांस्टेंट क्या है इसको समझिएगा। रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। मतलब दोस्तों इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। समझिएगा इसको। रेट कांस्टेंट डेफिनेशन में लिख रहा हूं इसका। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ reaction when concentration of each of reactant will be unity। मतलब एक, अगर मान लीजिए दोस्तों इसका SO2Cl2 का अगर मान लिया जाए, जैसे कि SO2Cl2 दोस्तों है ना, यहां समझिएगा ध्यान से, इसकी वैल्यू अगर मैं 1 कर लूं 1, तो K इंटू 1 हो जाएगा K, और K किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन के। तो दोस्तों यही कह रहा हूं, यह रेट कांस्टेंट इक्वल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के तब जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट आपका है, जितने भी रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए। अगर 1 के बराबर हो जाए तो इसकी वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगी। दोस्तों एग्जांपल से मैं समझाऊं, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2A + B गिव्स आउट C। तो इसका दोस्तों रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A कंसंट्रेशन टर्म हो गया, और उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को पावर में लगा दिया, तो इसको रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब दोस्तों मैं शॉर्टकट लिखना पसंद करूंगा, K A के पावर 2 B के पावर 1 if concentration of A and concentration of B किसी कारणवश 1 हो जाए, वही यूनिटी। तो दोस्तों यह रेट, अब शॉर्टकट लिख रहा हूं, रेट इक्वल टू K 1 के पावर स्क्वायर 1, तो यह रेट किसके इक्वल हो जाएगा? K। हमारा जो डिफिनेशन था दोस्तों वह हो गया। रेट कांस्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of any of the reactant, टोटल रिएक्टेंट, सब सारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाए? 1 हो जाए। सभी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, यूनिटी हो जाए, उस कंडीशन में रेट कांस्टेंट किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? रेट के बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो ये था हमारा रेट कांस्टेंट। तो दोस्तों रेट कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज क्या है? सम प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स कह दीजिए, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट के, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं दोस्तों। पहला, हायर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट higher value of rate constant increased rate of reaction, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। जैसे कि 2A + B गिव्स आउट C, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A का स्क्वायर फिर B
तो रेट इक्वल टू के ए का स्क्वायर। दोस्तों भी थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, तो के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, यह मल्टीप्लिकेशन है, के की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी रेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो के की वैल्यू अगर मोर है दोस्तों, तो रेट भी इनका क्या होगा, मोर होगा, रेट भी मोर होगा, आर भी मोर होगा। सेकेंड पॉइंट दोस्तों, रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है, इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तीसरा पॉइंट दोस्तों, फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन रेट पर्टिकुलर रिएक्शन फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन कर दीजिए, पर्टिकुलर रिएक्शन हैव डेफिनिट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगला पॉइंट दोस्तों, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो दोस्तों हमने आज अभी रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट पढ़ा। यहाँ पे हम एक पॉइंट छोड़ जा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों एक टर्म मैंने यहाँ यूज किया था एक्टिव मास, उसको भी डिफाइन कर दो, नोट करके आप समझिएगा। एक्टिव मास के बारे में मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूँ, एक्टिव मास क्या होता है, नोट करके, या अलग से चूंकि हमने बीच में यूज किया था टर्म एक्टिव मास। दोस्तों जैसा नाम से है, किसी भी रिएक्टेंट का अगर टोटल मास होगा तो टोटल मास एक्टिव नहीं होगा, कुछ मास एक्टिव होगा। तो जितना मास एक्टिव होगा उसी को एक्टिव मास कहेंगे। मान लीजिए कि कोई रिएक्टेंट ए है, उसके पास 80% मास है, 80% में से केवल 20% एक्टिव है, तो उसका एक्टिव मास 20% होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों रियल सिस्टम की बात करते हैं। अगर सिस्टम रियल है, फॉर रियल सिस्टम, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, एक्टिव मास इन सॉल्यूशन और गैसियस फेज, जो भी फेज है, फेज का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, इस फेज का क्या मतलब है, इस फेज का जैसे ये 2a + b गिव्स आउट c है, तो यहाँ गैस लगा दिया, यहाँ गैस लगा दिया, यहाँ गैस लगा दिया, तो ये फेज हो गया। इन सॉल्यूशन और गैसियस फेज इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दोस्तों रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, मैं आपको पुनः बता दूं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a के पावर 2 b के पावर 1, यही आपका मोलर कंसंट्रेशन है। डिब्बे वाला है, पावर के साथ जो डिब्बे वाला है, मोलर कंसंट्रेशन। और इसी मोलर कंसंट्रेशन को आप एक्टिव मास भी कहेंगे दोस्तों। यह किसके लिए है, रियल सिस्टम के लिए। लेकिन दोस्तों ये रियल नहीं दोस्तों, ये आइडियल सिस्टम के लिए है, इसको आप आइडियल कर देते हैं। हम हमेशा दोस्तों आइडियल सिस्टम पढ़ते हैं, आइडियल सिस्टम ही पढ़ते हैं या आइडियल सिस्टम के लिए है। फॉर रियल सिस्टम अगर बात करते हैं दोस्तों,
रियल सिस्टम में हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, रियल सिस्टम के लिए एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट लेस देन होता है मोलर कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमेशा याद रखिएगा। तो दोस्तों हम लोग रियल सिस्टम का नहीं पढ़ते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं वह आइडियल सिस्टम के लिए पढ़ते हैं। इस गलती को आप सुधार लीजिएगा। आइडियल सिस्टम है, आइडियल सिस्टम के लिए पढ़ते हैं दोस्तों, रियल सिस्टम के लिए नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन के द्वारा हम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ते हैं और मोलर कंसंट्रेशन से एक्टिव मास रियल सिस्टम के लिए का कम होता है, रियल सिस्टम के रिएक्टेंट का एक्टिव मास कम होता है। इसलिए हम उसको आइडियोलॉजी में ले जाते हैं और आइडियोलॉजी में मान के चलते हैं कि एक्टिव मास रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के बराबर होता है, इसलिए हम आइडियल सिस्टम की पढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला वीडियो मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे होगा। इसके आगे आप अपना नोट्स बनाते रहिएगा और देखते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों।